सोचो आप एक स्टेट गवर्नमेंट हो, असेंबली ने बिल्स पास किए हैं, सब लीगल प्रोसेस फॉलो हो चुका है, लेकिन गवर्नर ने उन बिल्स को या तो रोक रखा है या बिना रीजन दिए प्रेसिडेंट के पास भेज दिया है। फिर प्रेसिडेंट ने भी कुछ बिल्स का असेंट दे दिया और कुछ का बिना कोई एक्सप्लेनेशन के विथहोल्ड कर दिया। अब आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली यही हुआ है केरला गवर्नमेंट के साथ और अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आ पहुंचा है। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। केरला सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है जिसमें उन्होंने गवर्नर और प्रेसिडेंट के एक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। इस मैटर की हियरिंग 8 अप्रैल 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के सामने हुई। तो इस हियरिंग का क्या नतीजा निकला, चलिए देखते हैं। अब 8 अप्रैल को हमने देखा है कि कैसे एक शॉकिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है जिसने की गवर्नेंस की पावर पर एक नया चैप्टर लिख दिया है। तमिलनाडु की डीएमके गवर्नमेंट और गवर्नर आर.एन. रवि के बीच का टसल पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों लेवल पर चर्चा का मुद्दा बना हुआ था। इसलिए क्योंकि गवर्नर आर.एन. रवि ने तमिलनाडु असेंबली द्वारा पास किए गए 10 इम्पोर्टेंट बिल्स को असेंट देने से मना कर दिया था और उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेज दिया था। ये बिल्स जनवरी 2020 से गवर्नर के टेबल पर पेंडिंग थी, लगभग 5 साल तक। और जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस जे.बी. पर्दीवाला और आर. महादेवन की बेंच के सामने आया तो उन्होंने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता और उनके एक्शंस इलीगल और एरेनियस डिक्लेयर कर दिए गए। पर अब जहां तमिलनाडु स्टेट की ये प्रॉब्लम खत्म हुई है तो केरला स्टेट भी आ पहुंची सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिनका ये सेम प्रॉब्लम है। सीपीआई-एम की सरकार, केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन और फॉर्मर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के बीच, जिन्होंने भी बिल्स को पास नहीं किया था। सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल, जो केरला सरकार की तरफ से कोर्ट में अपीयर हुए, उन्होंने स्ट्रॉन्गली आर्ग्यू किया कि ये केस तुरंत सुना जाए क्योंकि तमिलनाडु गवर्नर के केस में 8 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल ने कहा कि तमिलनाडु केस और केरला केस बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में ही गवर्नर ने बिल्स को प्रेसिडेंट के पास रेफर किया और दोनों केसेस में वो बिल सेंटर स्टेट रिलेशन से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं थी। उनका कहना था कि ये पूरा मैटर जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और जस्टिस आर. महादेवन के डिसीजन से कवर हो चुका है। उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस किया, कुछ बिल्स तो 23 महीने यानी ऑलमोस्ट 2 साल से गवर्नर के पास पेंडिंग है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, उन्होंने कहा। इमेजिन करिए, स्टेट असेंबली ने बिल्स पास किए हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन के फेज में स्टक है, सिर्फ गवर्नर के एक्शन या इनएक्शन की वजह से। ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। लेकिन अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया आर. वेंकट रमनी ने थोड़ा टाइम मांगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का फ्रेश जजमेंट पहले प्रॉपर्ली स्टडी किया जाना चाहिए, तभी डिसाइड हो पाएगा कि वो केरला के केस में एप्लीकेबल है या नहीं। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने भी अग्री किया और बोला, लेट द जजमेंट बी एग्जामिन्ड, अगर कवर करता है तो एप्लीकेबल होगा। वेणुगोपाल ने फिर रिक्वेस्ट किया कि ये मैटर जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला की बेंच को रेफर कर दिया जाए क्योंकि तमिलनाडु का जजमेंट भी उन्होंने ही दिया है। सीजीआई संजीव खन्ना ने कामली रिप्लाई किया, जजमेंट तो अभी तुरंत आया है, सब लोग उसके कंटेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे का स्टेप डिसाइड होगा। तो अब क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने अगला डेट दिया है 13 मई 2025 का। तब तक तमिलनाडु केस का जजमेंट फुली एनालाइज किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वो केरला के इशू को भी कवर करता है। लेकिन अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। केरला का एक्चुअल चैलेंज क्या है? केरला सरकार ने गवर्नर के एक्शन को आर्टिकल 32 के अंदर चैलेंज किया है। गवर्नर ने 7 बिल्स को डिले किया, कुछ 7 महीने तक और कुछ 24 महीने तक पेंडिंग रखे गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नोटिस इशू किया 20 नवंबर 2023 को, तब गवर्नर ने सारे बिल्स प्रेसिडेंट के पास रेफर कर दिए। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था गवर्नर को कि आप बिल्स को इतने टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते बिना किसी वैलिड रीजन के। फिर 29 फरवरी 2024 को प्रेसिडेंट ने 7 में से 4 बिल्स का असेंट विथहोल्ड कर दिया और बाकी 3 अप्रूव कर दिए, लेकिन प्रेसिडेंट ने किसी भी रिजेक्शन के लिए कोई रीजन नहीं दिया। ये 4 बिल्स मेनली यूनिवर्सिटी लॉज और कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड थे। पहला, यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट नंबर 2 बिल 2021। सेकंड, केरला कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022। थर्ड, यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022। फोर्थ, यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट नंबर 3 बिल 2022। केरला सरकार का कहना है कि ये सारे बिल्स प्योरली स्टेट सब्जेक्ट है, इनका सेंटर से या फेडरल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है।
तो फिर गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास क्यों भेजा और प्रेसिडेंट ने बिना रीजन रिजेक्ट क्यों किया? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 और 201 के प्रोविजंस को देखा जाए तो गवर्नर के पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, या तो असेंट दे या रिजर्व करे प्रेसिडेंट के लिए या वापस भेजे रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन गवर्नर का रोल डिस्क्रेशनरी नहीं होता, उन्हें असेंबली के डेमोक्रेटिक डिसीजन का रिस्पेक्ट करना होता है। ये मैटर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली फेडरलिज्म पे इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर एक स्टेट की लेजिस्लेचर वैलिड बिल्स पास करती है और उन्हें गवर्नर या प्रेसिडेंट बिना एक्सप्लेनेशन के रोक देते हैं, तो फिर क्या ये सेंटर स्टेट बैलेंस को डिसरप्ट करने वाला काम नहीं है? केरला सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ मेजर रिलीफ्स मांगे हैं। गवर्नर के फाइल नोट्स को कोर्ट में बुलाया जाए और उनके एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। प्रेसिडेंट के असेंट विथहोल्ड करने का एक्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो। गवर्नर को डायरेक्ट किया जाए कि वो बाकी पेंडिंग बिल्स को असेंट दे और साथ ही ये डिक्लेयर किया जाए कि गवर्नर का पूरा प्रोसेस मैलिफाइड और इलीगल था। ये एक रेयर सिचुएशन है जहाँ स्टेट वर्सेस गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट की फाइट सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। पहली बार किसी स्टेट ने इतना डायरेक्ट चैलेंज किया है सेंटर के एक्शंस को, और वो भी आर्टिकल 32 के अंदर जो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। अब सबकी नजर 13 मई की सुनवाई पर है। क्या सुप्रीम कोर्ट फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा? क्या गवर्नर्स के रोल को रिडिफाइन किया जाएगा? क्या प्रेसिडेंट के डिस्क्रेशन को भी चैलेंज किया जा सकता है रीजनिंग ना दी हो तो? ये केस सिर्फ केरला का नहीं है, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना जैसे स्टेट्स भी सिमिलर स्ट्रगल फेस कर चुके हैं। ये इशू अब नेशनल इम्पोर्टेंस का बन चुका है। लेकिन इस दिन सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, फाइनल डिसीजन नहीं। तो मैटर की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। अब अगर हम 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर फोकस करें तो तमिलनाडु सीएम की तरफ से खुशी देखने के बाद केस में आर्ग्यू करने वाले लॉयर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने भी मीडिया को ब्रीफ किया है और कहा है कि So the most important part of today's judgment is that this court not only set aside the actions of the governor in reserving the bills and sending them to the President of India after the bills had been passed second time by the legislature of Tamil Nadu. It has not only been set aside, they have not only been set aside, but this court has exercised its power under Article 142 and directed that all the 10 bills will be deemed to have obtained the assent of the governor. So they don't need to go back to the governor, and they have become an act of the state of Tamil Nadu. That's the most important part. Apart from this court has once again provided that the governors must act according to their dignity, according to the constitutional norms of parliamentary democracy, and they should not frustrate the attempts of the state legislatures to pass laws, and they must act as an advisor only and not as an obstructive machinery. So they don't have power to just simpliciter, withhold or veto or pigeonhole. They have also provided timelines. कमेंट में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।